हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आय के बारे में पढ़ा था, यानी कि इनकम के बारे में, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यय के बारे में, यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे में। व्यय क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको पारिवारिक व्यय पढ़ना है। तो पारिवारिक व्यय क्या है? आय का वह भाग जिसका त्याग परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वह व्यय कहलाता है। तो कहीं ना कहीं आय के जैसे सोर्स होते हैं, वैसे ही परिवार में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो परिवार में जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, चाहे वो उनकी पढ़ाई पे हो, उनकी स्वास्थ्य पे हो, उनके खान पान पे हो, जिस पर भी हो, वो क्या कहलाता है? पारिवारिक व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसमें क्या होता है कि विशेषता एक जो मुखिया होता है, जो आय का स्रोत होता है, वही क्या करता है? एक्सपेंस को करने का काम करता है, यानी कि उसके पैसे से होता है। अब दूसरी बात, इसमें व्यय की मदें क्या क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि किन किन चीज़ों पे खर्च होता है। तो इसमें आपको एक इमेज दिख रहा होगा, उसमें दिया है कि इनकम सैलरी और प्लस एक्स्ट्रा इनकम को मिला के होती है। लेकिन खर्चे क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता है, पानी के बिल पे होता है, फूड खान पान पे, क्रेडिट कार्ड पे, हाउस रेंट पे होता है, कुछ पैसा हमारे सेविंग्स पे भी खर्च होता है, ठीक है। सेविंग भी क्या है? एक प्रकार का हमारा वो खर्चा ही माना जाता है। इसके बाद से ऑटो मेंटेनेंस, यानी कि अगर गाड़ी है तो उस पर भी खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस, उसका तेल का खर्चा। फिर ऑयल भराने का, वही गाड़ी के तेल के लिए। फ़ोन है, आजकल का सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्चीला वस्तु है तो वो क्या है? हमारा फ़ोन है, ठीक है। तो फ़ोन भी एक प्रकार का खर्चा है। फ़ोन के साथ साथ इंटरनेट सुविधाएं जो हैं वो भी क्या है? इस खर्चे में, यानी कि व्यय की मदों में के अंतर्गत वो आएगा। फिर इसके बाद मेडिकल, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो भी हमारा मदों के अंतर्गत ही आता है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी कि यात्रा करना। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे बिंदु हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, क्रेडिट कार्ड, हाउस, सेविंग्स, ऑटो मेंटेनेंस का खर्चा, ऑयल, फ़ोन पे खर्चा, इंटरनेट पे खर्चा, मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यात्रा पे खर्चा, ये सारे क्या हैं? ये सभी व्यय की मदें होती हैं जिस पे प्रति परिवार जो होता है, यानी कि हर परिवार खर्चा करता है। ये निर्भर करता है कि परिवार का स्तर क्या है, यानी कि अगर निम्न वर्गीय परिवार है तो इनमें से बहुत सारे खर्चे उसके नहीं होंगे, उसकी मुख्य आवश्यकता वही होगी, मुख्य खर्चे रोटी कपड़े और मकान वाले पे होंगे। लेकिन यदि मध्यम वर्गीय परिवार है तो लगभग वो इन सभी चीज़ों पे खर्चा करता है। वहीं अगर उच्च वर्गीय परिवार होगा, जो हाई इनकम ग्रुप के परिवार होते हैं, उनके खर्चे जो होते हैं वो इनकम टैक्स वगैरह में भी जाते हैं। उनके मंथली पर्सनल एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे के सारे ही चीज़ें आपकी व्यय के मदों के अंतर्गत आते हैं। जो सेविंग्स की जाती हैं, सेविंग्स भी क्या है? एक प्रकार का व्यय ही तो है कि हम अपने आय में से व्यय करने के बाद भी जो हमारे पास बच रहा है पैसा, हम उसको बचत के रूप में निकाल रहे हैं। तो ये सेविंग करना भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं हमारी आय की मदों के अंतर्गत, आय नहीं, व्यय की मदों के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए व्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है निश्चित व्यय, यानी कि जिसे हम फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरा है हमारा अर्धनिश्चित व्यय, जिसे हम सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। और तीसरा है हमारा परिवर्तनीय व्यय, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सपेंडिचर। तो आइए देखते हैं अब इनको डिटेल में क्या क्या होता है। पहला है हमारा निश्चित व्यय, ठीक है, जिसमें परिवर्तन या संशोधन होने की संभावना न हो, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा क्या क्या है? मकान का किराया। मकान का किराया क्या है? प्रति माह, यदि आप रेंट लेकर के कहीं पर रह रहे हैं तो आपको प्रति माह आपको किराया देना पड़ता है। यहाँ तक कि अब हाउसिंग टैक्स भी लगता है, आपका अपना घर भी है तो उस पर भी टैक्स लगता है, और वो भी प्रति माह के हिसाब से देना पड़ता है। बच्चों के विद्यालय की फीस जो होती है, ठीक, बच्चों के विद्यालय की फीस भी क्या है? आपकी निश्चित व्यय के अंतर्गत ही है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती है। भविष्य निधि, जो पीपीएफ या प्रोविडेंट फंड के पैसे कटते हैं, वो भी क्या है? वो भी कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि निश्चित व्यय होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पीपीएफ के अलावा भी जो आप डाक वाली या फिर कुछ सेविंग्स करते हैं, जैसे किसी भी प्रकार की सेविंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं? किसके अंतर्गत आती हैं? वो सभी की सभी हमारी निश्चित व्यय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि ये बिल्कुल आवश्यक होती हैं प्रति परिवार के लिए, हर परिवार के लिए, ठीक है। तो ये है निश्चित व्यय। इसके बाद से हमारा जो दूसरा व्यय है,
ठीक है, ये पहला प्रकार था। और इसके बाद से हमारा जो दूसरा प्रकार है वह है अर्धनिश्चित व्यय, यानी कि सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अर्धनिश्चित व्यय क्या है कि व्यय का वह प्रकार जो आवश्यक तो है किंतु उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी संभव होता है। जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं, उदाहरण में देख लीजिए कि हमारा भोजन पे खर्चा, भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इनकम ग्रुप पे, यानी कि आपके इनकम के सोर्स पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना खर्चा करते हैं। जैसे कि निम्न वर्गीय परिवार जो होगा वो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवार से कम खर्चा करेगा अपने भोजन पे, यानी कि उसके भोजन का अगर आहार देखा जाए तो दाल चावल रोटी सब्जी तक ही रहेगा। मध्यम वर्गीय जो परिवार होगा वो दूध दही या मांस मछली पर भी निर्भर रह सकता है। लेकिन जो उच्च वर्गीय परिवार होगा वो क्या करेगा, वो ड्राई फ्रूट्स पे भी खर्चा कर सकता है, सलाद पे भी खर्चा कर सकता है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है भोजन पर व्यय की मदें क्या हो जाती हैं, एंजल का जो नियम लगता है, ठीक है, एंजल के नियम के अनुसार क्या होता है, भोजन के व्यय की मदें जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अर्धनिश्चित हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। आवश्यक तो होती हैं सारी की सारी, लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है। जस्ट इसके बाद हमारा आता है तीसरा, यानी कि परिवर्तनीय व्यय, जिसके कि हम क्या कहते हैं, फ्लैक्सिबल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि वह व्यय जिसे समय व आवश्यकता के अनुसार काम नहीं होगा, यहाँ पे कम होगा, अथवा अधिक किया जा सके। जैसे कि घर की सजावट, मनोरंजन, बचत या फिर कोई यात्रा या उपहार या गिफ्ट देना। ठीक है, ये क्या है कि इसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे पास पैसे हैं तो हम खूब खर्च कर रहे हैं, नहीं है तो हमारे पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो समय व आवश्यकता के अनुसार जब हम खर्चे करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी परिवर्तनीय व्यय के अंतर्गत। जैसे घर की सजावट, घर की सजावट क्या है, आवश्यकता है, शादी या बर्थडे कोई फंक्शन है तो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उस पर खर्चा कर लेते हैं, नहीं आवश्यकता है तो हम नहीं करते हैं। मनोरंजन पे भी खर्चे क्या है, घूमने फिरना, यात्रा करना, बचत करना, कुछ विशेष प्रकार के बचत की तकनीकें भी होती हैं जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार बचत करते हैं। जैसे घर में गुल्लक में पैसा रखना, गुल्लक में पैसा रखना क्या है, वो हमारी इच्छा या आवश्यकता पर हो सकता है, यानी कि हमारे पास है तो हमने सेव कर दिए, वो कोई फिक्स नहीं होता है, कोई सेमी फिक्स टाइप की चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था परिवर्तनीय व्यय। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी समझते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, परिवार की आय, यानी कि परिवार में आय के कितने सोर्स हैं, क्या एक फिक्स सैलरी ही आ रही है, या पर डे इनकम आ रहा है, या साप्ताहिक इनकम आ रहा है, ठीक है, या इनकम का कोई फिक्स सोर्स ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे व्यय को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में महीने पे सैलरी आती है, पैसा मिलता है, वो क्या करता है, वो महीने का अपना व्यय का बना करके रखता है। गृहिणियाँ क्या करती हैं, महीने का खर्चा बना के रखती हैं। जहाँ पे हफ्ता में या प्रतिदिन आता है तो वहाँ पे प्रतिदिन के अनुसार बनाया जाता है। तो इसलिए पारिवारिक आय कहीं ना कहीं व्यय को प्रभावित करता है। दूसरा है परिवार का आकार। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि परिवार का अगर छोटा होगा, परिवार का आकार अगर छोटा होगा, एकांकी परिवार होगा, तो उसमें क्या होगा, खर्चे कम होंगे। लेकिन यदि संयुक्त परिवार है और कमाने का सोर्स एक ही है, परिवार की आय एक ही है, तो उसमें क्या होगा, व्यय भी उस पर प्रभावित करेगा। तीसरा है हमारा रहन सहन का स्तर, हम किस तरह से रहते हैं सोसाइटी में, हमारी क्या पहचान है, क्या पद प्रतिष्ठा है, वो भी हमारे व्यय को निर्भर करता है। रहने का स्थान, हम किस जगह पर रह रहे हैं, अगर अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे ज़्यादा होते हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता है। और अगर हम कहीं पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत खर्चे नहीं हैं, बहुत भीड़ नहीं है, मार्केट नहीं है, तो वहाँ पे रहने का स्थान का खर्चा कम आता है। पांचवा पॉइंट होता है सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं। बहुत सारी हमारी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं भी हैं, जैसे कि जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा खर्चे होते हैं। फिर इसके बाद पूजा पाठ पे जो व्यय होता है वो भी इसी का प्रकार होगा। छठवां है हमारा बच्चों का व्यय। बच्चों का व्यय यानी कि बच्चों की फीस, बच्चों का कपड़ा, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, ये सारे व्यय भी उसी के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा है व्यक्तिगत व्यय, यानी कि व्यक्तिगत व्यय की हर व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं, उस पर भी क्या करना पड़ता है, उस पर भी खर्चा होता है। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए तो मान लीजिए पढ़ाई पर हो गया, गृहिणी का अपना व्यय होगा, जो बुजुर्ग होते हैं घर में उनकी पर्सनल खर्चे, उनके दवाई के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं वृद्धावस्था में। जो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं उनके आने जाने का किराया, उनके खाने पीने का चीज़ खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत व्यय भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके बाद आता है हमारा गृहिणी की कुशलता। कहीं ना कहीं ये इन सभी जो भी हमारे व्यय हैं,
ठीक, इन सभी को कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके रखने में, संतुलन बनाए रखने में कहीं ना कहीं गृहिणी की कुशलता पूरी तरह से मैटर करती है। ठीक है, तो गृहिणी की कुशलता भी क्या करती है, निर्भर करती है कि वो कितनी कुशल है बचत करने में या फिर व्यय करने में, आय के अनुसार व्यय करने में वो कितनी समझदार है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे आपके, ये सारे पॉइंट्स थे आपके पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। आप इंतज़ार करिएगा, कल फिर हमारी मुलाकात होगी। और जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उनको प्लीज़ पढ़ते रहिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।